क्या बकवास है, इस औरत की हिम्मत कैसे हुई यहां सबके साथ खाने की। वह आवाज किसी ब्लैक बोर्ड पर लोहे के नाखून से खुरचने जैसी थी, जिसने मेज के माहौल को चीर कर रख दिया। रात के खाने के समय का शांत माहौल एक झटके में टूट गया। स्टील की थालियों से चम्मचों के टकराने की खनक, जवानों की आपसी कानाफूसी की भुनभुनाहट, यहां तक कि रसोई में दाल परोस रहे लंगर के सिपाही की करछुल की आवाज भी एक साथ थम गई। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ला के पास 14वीं पर्वतीय डिवीजन के मुख्यालय के ऑफिसर मेस की खिड़की के बाहर तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे था और बर्फीली हवाएं चाकुओं की तरह चल रही थीं। खिड़कियों पर पाले की सफेद परत जम गई थी, जिससे बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और दरवाजे की दरारों से शरीर को जमा देने वाली ठंड अंदर आ रही थी। लेकिन इस वक्त मेस के अंदर जो सर्द माहौल था, वह बाहर के मौसम की वजह से नहीं था। मेज के बीचों बीच रखी 6 सीटर टेबल के सबसे कोने वाली जगह पर एक महिला बैठी थी, जिसकी वर्दी पुरानी और फीकी पड़ चुकी थी। उसके बाल एक साधारण से बैंड से बेतरतीबी से बंधे हुए थे और उसके कंधों पर रैंक का कोई भी निशान नहीं था। अभी कहे गए अपमानजनक शब्दों से भी वह जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने बस के साधारण से डिसाक कर अपनी भाप निकलती दाल का एक चम्मच उठाया और अपने मुंह की ओर ले गई। सुनाई नहीं देता क्या? कान बंद हो गए हैं क्या? धाड़! एक भारी फौजी बूट ने जोर से टेबल के पाए पर लात मारी। इस झटके से उसकी थाली में रखी दाल की कटोरी उछल गई और गर्म दाल छलककर उसकी वर्दी की आस्तीन पर गिर गई। तब जाकर उस महिला ने अपना चम्मच नीचे रखा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने अपनी जेब से एक रूमाल निकाला और दाल से भीगी आस्तीन को लापरवाही से पोंछा। उसके हाव भाव में न तो गुस्सा था और न ही घबराहट, जैसे कि किसी तंग करने वाली मक्खी के उड़ जाने के बाद कोई उस जगह को साफ कर रहा हो। उसकी यह असाधारण शांति एक अजीब सा बेचैन करने वाला माहौल बना रही थी, लेकिन उसके सामने खड़े आदमी के लिए यह सिर्फ नजरअंदाज किए जाने की बेइज्जती थी। उस आदमी के नेम टैग पर विक्रम सिंह राठौर साफ साफ लिखा था। उसकी चमकती वर्दी के कॉलर पर मेजर का रैंक का चिन्ह ट्यूबलाइट की रोशनी में घमंड से चमक रहा था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA और भारतीय सैन्य अकादमी ईमा से निकला। डिवीजन का लॉजिस्टिक्स चीफ होने के नाते वह अपनी जिंगिंगवादी सोच के लिए कुख्यात था और पूरी यूनिट में अपने अहंकार के लिए जाना जाता था। विक्रम ने अपना सिर टेढ़ा करके उस महिला को नीचे देखा। उसके पीछे लॉजिस्टिक्स विभाग के जूनियर अधिकारी असहज होकर खड़े थे। वे अपने सीनियर के इस बर्ताव से परेशान तो थे, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पता नहीं कहां से आ गई हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि यह जगह JCOs और बाकी स्टाफ के खाने की नहीं है। उनकी जगह वह कोना है। विक्रम की ऊंची आवाज मेज की छत से टकराई। वह उन लोगों में से था जो मानते थे कि जितनी ऊंची उनकी आवाज होगी, उतना ही ज्यादा उनका अधिकार होगा। महिला ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, लद्दाख की रात के आसमान से भी ज्यादा ठंडी और गहरी। एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर विक्रम को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। यह एक सहज वृत्ति थी, जंगल में किसी शिकारी का सामना होने पर एक शाकाहारी जानवर को महसूस होने वाला आदिम भय। लेकिन विक्रम ने इस भावना को अपनी बेइज्जती मानकर झटक दिया। वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह बिना रैंक वाली एक महिला से डर गया। सुना है, खाते वक्त तो कुत्ते को भी नहीं छेड़ते। लगता है 14वीं डिवीजन में तहजीब जानवरों से भी बदतर सिखाई जाती है। महिला के मुंह से निकले शब्द धीमे लेकिन स्पष्ट थे। यह कोई बड़बड़ाहट नहीं थी, साफ उच्चारण और एक दमदार लहजा। यह एक ऐसे कमांडर का बात करने का तरीका था जो हजारों नहलाहट इसके मुंह से भी ब्रीफिंग और ऑपरेशनल कमांड देकर निखरा हो, लेकिन शब्दों का सार समस्या था। शांत में इसमें हर तरफ से लोगों की सांसें खींचने की आवाजें आने लगीं। पागल है क्या? यह औरत मरना चाहती है क्या? आस पास के अधिकारियों की आंखों में खौफ भर गया। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी नसें फटने को थीं। क्या कहा तूने? पागल औरत? तेरी यूनिट कौन सी है? तेरा CO कौन है? अभी सूबेदार मेजर को बुलाओ। विक्रम गुस्से से उबल पड़ा। उसने उस महिला का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन महिला ने बिना पलक झपकाए उसके हाथ को देखा। मीरा चौहान, वह कौन थी? भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज, और वहां भी एक किंवदंती, आतंकवाद।
रोधी अभियानों और गुप्त मिशनों को अंजाम देते हुए उसने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया था और वह एक जीता जागता हथियार थी। एक आतंकवादी की बंदूक की नली अपने सिर पर होने पर भी जिसका दिल शांत रहता हो, उसके लिए एक तोंद वाले मेजर की चीख पुकार का कोई मतलब नहीं था। वह कल होने वाली अपनी डिवीजन कमांडर की नियुक्ति समारोह से पहले एक आधिकारिक वाहन के बजाय अपनी निजी गाड़ी से चुपचाप बेस में आई थी। वह रिपोर्टों में लिखे आंकड़ों के बजाय जमीनी हकीकत को महसूस करना चाहती थी और उसकी समझ बिल्कुल सही थी। इस यूनिट से सड़न की बू आ रही थी। रैंक को हथियार बनाकर कमजोरों को कुचलने वाले सड़े हुए अधिकार की बदबू। मीरा ने मन ही मन सोचा, अनुशासनहीन अधिकारी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अगर दुश्मन सामने आ जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। उसके मन की बात से अनजान विक्रम ने गुस्से में मेज पर रखी पानी की बोतल की ओर इशारा किया। वह जानता था कि इतने लोगों के सामने सीधे हिंसा करना ठीक नहीं है। यह उसकी बची खुची समझदारी थी। इसके बजाय उसने एक और घटिया तरीका चुना। हाँ तो ठीक है, लगता है तुम नई नई हवलदार बनी हो या किसी जुगाड़ से भर्ती हुई सिविलियन हो। अगर सेना की रोटी खानी है तो सेना के नियम भी मानने पड़ेंगे। विक्रम ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अरे आंटी, मेरा गला सूख रहा है, जाओ मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ बर्फ डालकर। आस पास से दबी हुई हंसी की आवाजें आईं। यह विक्रम को खुश करने की एक घटिया चापलूसी थी। मेजर साहब, मैं ले आता हूं। पास में खड़े एक कैप्टन ने समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, इस आंटी को ही अपनी औकात समझने दो। उसे यह सिखाना जरूरी है कि 14वीं डिवीजन क्या है और किसके सामने सिर झुकाकर रहना है। विक्रम ने गर्व से अपने हाथ बांध लिए। मीरा ने अपना चम्मच थाली पर रख दिया। एक साफ धातु की आवाज गूंजी। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। कुर्सी के जमीन पर घिसटने की भारी आवाज आई। उसका कद बहुत लंबा नहीं था, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई उससे निकलने वाली आभा विक्रम पर भारी पड़ रही थी। ऐसा लगा कि वह पानी की बोतल उठाने जा रही है, लेकिन वह वापस अपनी सीट पर बैठ गई। फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला और अपने गिलास में पानी डाला। छलक। शांत मेस में सिर्फ पानी डालने की आवाज गूंज रही थी। उसने एक ही घूंट में पानी पी लिया। विक्रम का चेहरा हैरानी से बिगड़ गया। यह क्या कर रही हो? मेरी बात अनसुनी कर रही हो? प्यासे को ही कुआं खोदना पड़ता है। हाथ पैर नहीं है क्या तुम्हारे? अपना पानी खुद ले लो। मीरा के जवाब ने मेस के माहौल को लगभग एक युद्ध के मैदान में बदल दिया। विक्रम ने अब अपने आपे का सारा नियंत्रण खो दिया था। यह सच में पागल हो गई है। आज तू मरेगी। मिलिट्री पुलिस को बुलाओ। इस औरत को अभी यहां से घसीटकर बाहर निकालो और गार्ड रूम में बंद कर दो। विक्रम जोर जोर से चिल्लाते हुए मीरा का कंधा पकड़ने के लिए झपटा। ठीक उसी पल कड़ाक, मेज का भारी लोहे का दरवाजा जैसे टूटने की कगार पर पहुंच गया। सबकी नजरें दरवाजे की ओर गईं। दरवाजे के बाहर मुंह से सफेद भाप छोड़ता हुआ एक आदमी खड़ा था। उसकी वर्दी पसीने और मिट्टी से सनी हुई थी और उसके कंधों पर कर्नल का रैंक था। वह 3री इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय वर्मा थे। वह रात के एक सामरिक अभ्यास का नेतृत्व करके अभी अभी लौटे थे। हेलमेट को अपनी बगल में दबाए जब उन्होंने मेस में कदम रखा तो उनकी आंखें तेज थीं। उन्होंने घुसते ही मेस के असामान्य माहौल को भांप लिया। अधिकारी खाना खाते खाते खड़े हो गए थे और लॉजिस्टिक्स चीफ मेजर विक्रम कोने में किसी पर चिल्ला रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? खाने की मेस में इतना शोर क्यों है? अजय वर्मा की आवाज पर विक्रम चौंका, लेकिन उसका चेहरा तुरंत एक पीड़ित के भाव में बदल गया। अरे कर्नल साहब, आप सही समय पर आए। एक पागल औरत जो बाहर की है ऑफिसर मेस में घुसकर हंगामा कर रही है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह एक सीनियर अधिकारी से बदतमीजी कर रही है। विक्रम ने मीरा की ओर उंगली उठाते हुए कहा। अजय वर्मा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उस दिशा में देखा। कोने में बैठी एक महिला की पीठ, पुरानी वर्दी, बंधे हुए बाल। अजय वर्मा उसकी ओर बढ़े। सुनिए, आप कौन हैं? क्या आपको नहीं पता कि यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है? बोलते बोलते अजय वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस महिला ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर अजय वर्मा की ओर देखा था। मेज की ट्यूबलाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। अजय वर्मा की सांसें जैसे अटक गईं। उन्होंने पैरा एसएफ के साथ एक संयुक्त अभ्यास के दौरान एक ऑपरेशन ऑफिसर के तौर पर उसे दूर से देखा था।
और अगर देखा भी न होता तो भी उसे न पहचानना असंभव था। सेना के भीतर उसका नाम एक किंवदंती और खौफ का दूसरा नाम था। बिना दिल और आंसू वाली बर्फ की रानी, शून्य विफलता दर वाली कमांडर, और कुछ दिन पहले जारी हुए आधिकारिक पत्र में लगी नई डिवीजन कमांडर की तस्वीर। अजय वर्मा की आंखें कांप उठीं, जैसे भूकंप आ गया हो। उसके हाथ से हेलमेट छूटकर जमीन पर गिर गया। लुढ़कते हुए हेलमेट की आवाज असामान्य रूप से तेज लग रही थी। आ अजय वर्मा के होंठ कांप रहे थे। पीले पड़े चेहरे के साथ उन्होंने सहज रूप से खुद को सीधा किया। उन्होंने ऐसी अटेंशन की मुद्रा बनाई जैसे उनकी रीढ़ टूट जाएगी। जय हिंद मैडम। एक गगनभेदी सलामी की गूंज उठी, जैसे मेज की इमारत हिल जाएगी। विक्रम ने हैरान होकर अजय वर्मा को देखा। कर्नल साहब को क्या हो गया? पागल हो गए हैं क्या? डिवीजन कमांडर मैडम, बिना किसी सूचना के आप यहां? मैं 3री इन्फेंट्री रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय वर्मा। आपको पहचानने में देरी के लिए माफी चाहता हूं मैडम। अजय वर्मा की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसका अंत कांप रहा था। यह स्पष्ट रूप से डर था। सन्नाटा, पूर्ण सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे रसोई में एग्जॉस्ट फैन की आवाज भी बंद हो गई हो। विक्रम का दिमाग स्थिति को समझ नहीं पा रहा था और हैंग हो गया था। डिवीजन कमांडर? कौन? वो औरत, वो मैली कुचैली औरत। मीरा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने अजय वर्मा की ओर सिर हिलाया, जो अभी भी अटेंशन में कांप रहे थे। आराम से कर्नल, तुम्हारी आवाज अच्छी है। 14वीं डिवीजन में अभी भी दम है। धन्यवाद मैडम। तब जाकर अजय वर्मा ने अपना हाथ नीचे किया और स्थिर खड़े रहे। उनके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। मीरा ने धीरे धीरे घूमकर विक्रम का सामना किया, जो अब एक पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया था। विक्रम की आंखें बाहर निकलने को थीं और उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था। उसकी नजर मीरा के चेहरे से उसके खाली कंधे पर गई, जहां रैंक होना चाहिए था, और फिर वापस उसकी ठंडी आंखों पर। हकीकत एक लहर की तरह उस पर हावी हो गई। उसने अभी अभी किसे आंटी कहा था। उसने किसे पानी लाने का आदेश दिया था। उसने किसका कॉलर पकड़ने की कोशिश की थी। मेजर, मीरा ने उसे बुलाया। विक्रम के घुटनों ने जवाब दे दिया। उसने कुर्सी पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। डिवीजन कमांडर मैडम। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। उसकी जबान इतनी सुन्न हो गई थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तुम्हारी यूनिट का लॉजिस्टिक्स चीफ पहली बार मिलने वाले लोगों से पानी मांगवाता है, वह भी इतने घमंड से। क्या यह यहां का रिवाज है? मीरा एक कदम आगे बढ़ी। विक्रम सहज रूप से पीछे हट गया। जवाब दो, एक छोटा आदेश। विक्रम लगभग जमीन पर गिर पड़ता। यह एक चमत्कार था कि उसने पेशाब नहीं किया। गलती हो गई मैडम। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में नहीं जानता था। मैंने सोचा कि वह कोई जेसीओ है। जेसीओ? मीरा की भौहें तन गईं। उसकी आवाज में कांटे उग आए। तो अगर वह जेसीओ होती तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक था? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। क्या ईमा में यही सिखाते हैं कि जिसका रैंक कम हो उसका सम्मान भी कम होता है? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी यह सड़ी हुई सोच मेरी यूनिट की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है? विक्रम कुछ नहीं कह सका। वह बस सिर झुकाए कांप रहा था। आसपास के अधिकारी बिना सांस लिए यह सब देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी विक्रम का बचाव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे इस डर से अपनी नजरें बचा रहे थे कि कहीं आग उन तक न पहुंच जाए। मीरा ने घृणा से जीभ चटकाई। उसने अपनी भीगी आस्तीन को एक बार फिर झाड़ते हुए कहा, सुना है कल नियुक्ति समारोह है। स्वागत तो बड़ा यादगार रहा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। उसके शब्द मौत की सजा की तरह थे। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मीरा ने अपनी थाली उठाई। अजय वर्मा जल्दी से थाली लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने हाथ उठाकर मना कर दिया। मेरी थाली मैं खुद साफ करूंगी। कर्नल, तुम भी खाना खाओ। खाने का मजा किरकिरा मत करो। मीरा ने बचे हुए दाल को कूड़ेदान में डाला, थाली को करीने से रखा और फिर बेसिन पर हाथ धोए। यह सब इतनी सहजता से हुआ कि यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह 2 सितारा जनरल है। मेज का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने से ठीक पहले वह एक बार फिर रुकी और सिर्फ सिर घुमाकर उसने जमे हुए मेज के अंदर नजर डाली। कल सुबह 9:00 बजे परेड ग्राउंड पर मिलते हैं, उम्मीद रखना। धड़ाम। दरवाजा बंद हो गया और वह चली गई, लेकिन मेज के अंदर का खौफ और तनाव खत्म नहीं हुआ।
यह तूफान से पहले की शांति नहीं थी, तूफान शुरू हो चुका था। लद्दाख की रात की हवा की आवाज किसी जानवर के गुर्राने जैसी डरावनी लग रही थी। विक्रम जमीन पर बैठा बस उस बंद दरवाजे को खाली आंखों से देखता रहा। उसे अपने फौजी करियर के खत्म होने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगली सुबह, लद्दाख की सुबह सूरज निकलने के बाद भी अंधेरी थी। 14वीं डिवीजन मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर घना कोहरा छाया हुआ था और उस कोहरे को चीरती हुई बर्फीली हवाएं चल रही थीं। 0 से 25 डिग्री नीचे, ऐसी ठंड की त्वचा छूते ही जम जाए। लेकिन परेड ग्राउंड पर कतार में खड़े सैनिकों में कोई हलचल नहीं थी। मंच के दोनों ओर खड़े मिलिट्री बैंड ने संगीत बजाना शुरू कर दिया। भव्य संगीत की ध्वनि लद्दाख की पहाड़ियों से टकराकर गूंज रही थी, लेकिन वह संगीत भी किसी शोक गीत की तरह भारी लग वो बलाश ले आ रहा था, क्योंकि मंच के नीचे खड़े कमांडरों के दिल नरक की तरह महसूस कर रहे थे। खासकर लॉजिस्टिक्स चीफ मेजर विक्रम सिंह राठौर तो अपने होश में नहीं था। वह कतार के बीच में खड़ा था, लेकिन उसके पैर इतने कांप रहे थे कि सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। वह पूरी रात एक पल भी नहीं सोया था। जब वह आंखें बंद करता तो उसे कल मेस में कहे गए अपने शापित शब्द सुनाई देते, और जब आंखें खोलता तो उसे मीरा की ठंडी आंखें हवा में तैरती हुई दिखती, जो उसे एक कीड़े की तरह देख रही थीं। प्लीज प्लीज बस जाने दो, वह एक जनरल है, उसकी भी कोई इज्जत होगी। वह एक छोटे से मेजर को बर्बाद करने के लिए इतना नीचे नहीं गिरेगी। विक्रम मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। ठंडे पसीने ने उसकी वर्दी को अंदर से गीला कर दिया था, और जब वह पसीना सूख रहा था तो एक भयानक ठंड उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। उद्घोषक की आवाज स्पीकर से आई। अब 14वीं पर्वतीय डिवीजन के कमांडर का नियुक्ति समारोह शुरू होता है। यूनिट अटेंशन। सैकड़ों फौजी बूटों के एक साथ जमीन पर टकराने की आवाज आई। उस अनुशासित शोर के बीच एक काली सेडान परेड ग्राउंड के प्रवेश द्वार से अंदर आई। कार का दरवाजा खुला और एक महिला बाहर निकली। कल वाली मैली कुचैली वर्दी पहनी महिला वहां नहीं थी। कड़क इस्त्री की हुई वर्दी, बेदाग और साफ सुथरी, और दोनों कंधों पर सुबह की धूप में चमकते 2 चांदी के सितारे। मेजर जनरल मीरा चौहान। जब वह मंच की ओर बढ़ी तो उसके हर कदम में एक भारी अधिकार था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था और उसकी आंखें बिना किसी हिचकिचाहट के कतार में खड़े जवानों को देख रही थीं। पैरा एसएफ के दिनों में जीवन और मृत्यु के बीच के अभियानों में तपी हुई यह आभा सिर्फ एक लोकसेज उच्च रैंक होने से नहीं आती थी। यह केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने मौत को करीब से देखा हो। मीरा मंच के बीच में खड़ी हुई। उसकी नजर लेजर की तरह उन अधिकारियों की ओर गई जहां वे खड़े थे। विक्रम ने सहज रूप से अपना सिर झुका लिया। अगर नजरें मिलीं तो मैं मर जाऊंगा, उसकी वृत्ति चीख रही थी। डिवीजन कमांडर को जनरल सैल्यूट, जय हिंद। एक गगनभेदी सलामी ने परेड ग्राउंड को हिला दिया। मीरा ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर सलामी का जवाब दिया। उसकी उंगलियों के सिरे चाकू की तरह तेज थे। सलामी के बाद नियुक्ति भाषण का समय था। आमतौर पर एक लंबा और उबाऊ भाषण होता, लेकिन मीरा ने तैयार किए गए भाषण को मंच पर उल्टा रख दिया। स्पीकर पर एक भारी आवाज आई। परेड ग्राउंड पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। स्वागत है 14वीं डिवीजन के जवानों। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। मैं यहां तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाने नहीं आई हूं। कल इस यूनिट में पहुंचते ही मैं सबसे पहले मेस में गई और वहां मैंने एक बहुत ही दिलचस्प नजारा देखा। विक्रम का दिल बैठ हो गया। उसकी सांसें रुक गईं। उसके बगल में खड़े दूसरे स्टाफ अधिकारियों ने तिरछी नजर से विक्रम को देखा। रात भर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन मेरी यूनिट में जो कोई भी दादागिरी करेगा वह फौजी नहीं, गुंडा है। रैंक का चिन्ह तुम्हें ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस वजन के बराबर जिम्मेदारी उठाने के लिए दिया गया है। यह देश का तुम पर एक उधार है। मीरा की आवाज ऊंची होती जा रही थी। जब मैं पैरा एसएफ में थी तो मैं उस साथी के साथ एक निवाला भी नहीं खाती थी जिस पर मैं अपनी पीठ का भरोसा नहीं कर सकती थी। ऑपरेशन की तो बात ही छोड़ दो। जो कमांडर अपने मातहतों से नौकरों की तरह व्यवहार करता है, जो अधिकारी सैनिकों की मेहनत को अपना हक समझता है, वह मेरी नजरों में सिर्फ एक कायर है। उसकी नजरें ठीक उसी दिशा में थीं जहां विक्रम खड़ा था। दूरी काफी होने के बावजूद विक्रम को ऐसा लगा जैसे एक स्नाइपर राइफल का स्कोप सीधे उसकी भौहों के बीच निशाना लगा रहा हो।
आज के बाद मेरी यूनिट में बिना काबिलियत के अधिकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग जेसीओ और जवानों के पीछे छिपकर सिर्फ कागजों पर मुहर लगाते हैं, वे तैयार रहें। बस एक छोटा और शक्तिशाली नियुक्ति भाषण। मंच के नीचे खड़े जवानों की आंखों में एक चमक थी। यह पिछले कमांडरों से बिल्कुल अलग था, जो सिर्फ दिखावे और औपचारिकताओं पर ध्यान देते थे। जवानों के बीच एक अजीब सी राहत की भावना फैल गई, लेकिन अधिकारियों का माहौल किसी मातम जैसा था। खासकर स्टाफ अधिकारियों के चेहरे काले पड़ गए थे। मीरा की यह युद्ध की घोषणा सिर्फ शब्दों पर खत्म होने वाली नहीं थी, वह एक एक्शन लेने वाली कमांडर थी। नियुक्ति समारोह के बाद डिवीजन कमांडर के कार्यालय की ओर जाने वाले गलियारे में कर्नल अजय वर्मा मीरा के पीछे पीछे चलते हुए सूखी थूक निगल रहे थे। उसके कदम तेज थे और उसकी पीठ से निकलने वाली आभा जबरदस्त थी। जब गलियारे से गुजरते हुए सैनिक दीवार से लगकर सलामी देते तो मीरा एक एक से आंखें मिलाकर जवाब देती, लेकिन जब वह अधिकारियों से मिलती तो वह नजर भी नहीं डालती थी। डिवीजन कमांडर का कार्यालय का दरवाजा खुला। चमड़े के सोफे और शानदार फर्नीचर वाला एक दफ्तर। मीरा ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रखी और खिड़की के पास चली गई। खिड़की के बाहर अभी भी परेड ग्राउंड पर सैनिक खड़े थे। कर्नल अजय, जी मैडम, तुम्हारी रेजिमेंट कैसी है? क्या लॉजिस्टिक्स चीफ जैसे और भी सड़े हुए दिमाग वाले लोग हैं? अजय वर्मा ने अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस किया। बहुत सी कमियां हैं मैडम, लेकिन हम उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? उम्मीद है कि तुम्हारी यह कोशिश आज स्टाफ मीटिंग में साबित होगी। मीरा ने पीछे मुड़कर अजय वर्मा को देखा। 10 मिनट बाद सिचुएशन रूम में स्टाफ मीटिंग बुलाओ, सबको हाजिर रहने को कहो और हर विभाग से पिछले महीने के ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मूल कॉपी लाने को कहो। कंप्यूटर फाइलें नहीं, असली कॉपी जिस पर बनाने वाले के हाथ से दस्तखत हों। जी मैडम। अजय वर्मा के जाने के बाद मीरा ने मेज पर रखे संगठन चार्ट को देखा। सबसे ऊपर उसकी तस्वीर थी और उसके नीचे स्टाफ अधिकारियों की तस्वीरें एक पेड़ की तरह फैली हुई थीं। उसने एक लाल पेन उठाया और लॉजिस्टिक्स चीफ मेजर विक्रम सिंह राठौर की तस्वीर पर एक गोला बना दिया। देखते हैं जब सड़े हुए मांस को काटा जाता है तो चीख कितनी जोर की होती है। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। सुबह 10 बजे डिवीजन मुख्यालय का कॉन्फ्रेंस रूम। हवा इतनी भारी थी कि दम घुट रहा था। हीटर चल रहा था, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम साइबेरिया के मैदान से भी ज्यादा ठंडा था। एकमात्र व्यक्ति जो शांत दिख रहा था वह मुख्य कुर्सी पर बैठी मीरा थी। उसके सामने हर विभाग से लाई गई मोटी मोटी फाइलों का ढेर लगा था। चीफ ऑफ स्टाफ, ऑपरेशंस चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, पर्सनेल चीफ और लॉजिस्टिक्स चीफ मेजर विक्रम सिंह राठौर समेत सभी बड़े रैंक के अधिकारी किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठे थे। सरर सरर। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ मीरा के फाइल पलटने की आवाज गूंज रही थी। हर बार जब वह आवाज आती, अधिकारियों के कंधे कांप उठते। दिलचस्प है, मीरा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसने पढ़ी जा रही फाइल को मेज पर फेंक दिया। यह ऑपरेशंस चीफ द्वारा प्रस्तुत शीतकालीन उच्च ऊंचाई युद्ध अभ्यास की योजना थी। ऑप्स चीफ। जी मैडम। लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह। ऑप्स चीफ तुरंत खड़ा हो गया। यह योजना तुमने खुद बनाई है? जी मैडम, मैंने इसकी समीक्षा की है और इसे तैयार किया है। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। ठीक है, तो पेज 32 पर रैपिड रिएक्शन टीम की तैनाती के रास्ते के बारे में बताओ। तुमने राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के बजाय झंस्कार घाटी वाली सड़क क्यों चुनी? जहां तक मुझे पता है वह सड़क पिछले हफ्ते भारी बर्फबारी के कारण बंद है। ऑप्स चीफ की आंखें डगमगा गईं। वह गूंगा हो गया। सच तो यह था कि यह योजना ऑप्स विभाग के एक सूबेदार ने बनाई थी। उसने बस सूबेदार द्वारा भेजी गई फाइल का कवर पेज बदलकर प्रिंट निकाल लिया था और अंदर की जानकारी पढ़ी भी नहीं थी। वो मैडम, शायद मौसम की स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। मैं इसे ठीक कर दूंगा, बैठ जाओ। मीरा की आवाज में घृणा थी। ऑप्स चीफ का चेहरा लाल हो गया और वह अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मीरा की नजर अब विक्रम पर पड़ी। विक्रम की सांसें रुक गईं। लॉजिस्टिक्स चीफ। जी मैडम। मेजर विक्रम सिंह राठौर। विक्रम एक स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज फट गई। यह तुम्हारी वर्दी और ईंधन की आपूर्ति का रजिस्टर है। मीरा ने फाइल को हिलाया।
पेज 78, तीसरी पंक्ति, ईंधन का स्टॉक। उसने बिना देखे पेज और सामग्री का जिक्र किया। आंकड़े पिछले साल के डेटा से हूबहू मिलते हैं, दशमलव के 2 अंकों तक बिल्कुल वही। क्या यह सांख्यिकीय रूप से संभव है? विक्रम ने अपने होंठ काट लिए। उसके मुंह में खून का स्वाद आ गया। उसे याद आया कि उसने भी अपने सप्लाई सूबेदार को कहा था, अरे पिछले साल वाले से देखकर कुछ बना दो, माफ कीजिए मैडम। शायद क्लर्क ने गलती से पिछले साल की फाइल पर ओवरराइट कर दिया होगा। धाड़। मीरा ने अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा। भारी लकड़ी की मेज जैसे टूटने को हो गई। पानी का गिलास छलकर गिर गया। सभी अधिकारी डरकर कांप उठे। क्लर्क, क्लर्क, क्लर्क। मीरा अपनी सीट से उठी। उसकी ऊंची आवाज कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज उठी। तुम्हारे मुंह से बहाने के लिए सिर्फ क्लर्क का नाम ही निकलता है। चीफ का काम क्या होता है? सिर्फ मुहर लगाने वाली मशीन। अपने मातहतों का काम बिना जांचे, बिना जमीनी हकीकत देखे, बस ऊपर रिपोर्ट करने की जल्दी में रहते हो। और तुम खुद को कमांडर कहते हो, तुम खुद को अधिकारी कहते हो। उसका गुस्सा सिर्फ भड़ास निकालना नहीं था, यह उस अक्षमता पर एक हमला था जो सेना जैसे संगठन की नींव को हिला रही थी। कॉफी बनाने का काम भी अर्दली करता है, अभ्यास की योजना सूबेदार बनाता है, संचार नेटवर्क सिग्नल हवलदार संभालता है। तो तुम लोग आखिर करते क्या हो? मीरा धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम में टहलने लगी। उसके बूटों की आवाज अधिकारियों के दिलों को रौंद रही थी। कॉफी। मीरा ने अचानक कहा, मेरा गला सूख रहा है। लॉजिस्टिक्स चीफ, एक कप कॉफी लेकर आओ। विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इस तनावपूर्ण माहौल में कॉफी? जी मैडम, मैं अर्दली को बोलता हूं। नहीं, मीरा ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम लेकर आओ अभी। इसी वक्त विक्रम भौंचक्का खड़ा था। वह एक मेजर, वह भी एक मीटिंग के बीच में कॉफी बनाने जाएगा? यह असंभव था। उसकी इज्जत का सवाल था। लेकिन मीरा की आंखों में ऐसा भाव था जैसे कि अगर उसने मना किया तो उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। विक्रम लड़खड़ाते कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में रखे वाटर डिस्पेंसर की ओर गया। इंस्टेंट कॉफी का पैकेट फाड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। गर्म पानी डालते हुए उसके हाथ पर छींटें पड़ी, लेकिन वह चीख भी नहीं सका। उसने कांपते हाथों से कॉफी मिलाकर मीरा के सामने रखी। मीरा ने कॉफी का एक घूंट लिया और फिर उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। छपाक। काली कॉफी कालीन पर फैल गई। बेकार है, इसमें मेहनत नहीं डाली गई। विक्रम का चेहरा शर्म से लाल पीला हो गया। उसे रोना आ रहा था, लेकिन मीरा ने उसे अनदेखा करते हुए अपनी सीट पर वापस बैठ गई। ध्यान से सुनो, मीरा ने ठंडे स्वर में घोषणा की। आज अभी इसी वक्त से मैं डिवीजन में एक आपातकालीन अभ्यास की घोषणा करती हूं। अभ्यास का नाम है कमांडर सर्वाइवल असेसमेंट। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। यह एक अनियोजित अभ्यास था। शर्तें आसान हैं। अभी से डिवीजन के सभी स्वचालित सिस्टम, प्रशासनिक कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल संचार नेटवर्क बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ एनालॉग तरीकों का इस्तेमाल होगा। नक्शा, कंपास, पुराने रेडियो सेट। यहां तक तो अधिकारियों ने अंदाजा लगा लिया था, लेकिन आगे जो कहा गया वह उनकी कल्पना से परे था। और इस अभ्यास के दौरान जेसीओ और जवानों की कोई भी मदद नहीं ली जाएगी। सभी जेसीओ और जवान अपने बैरकों में रहेंगे। सिचुएशन रूम, सिग्नल रूम, कमांड पोस्ट, हर जगह सिर्फ अधिकारी तैनात होंगे। मैडम, ऑप्स चीफ ने चीखते हुए कहा, यह असंभव है। हमारा मौजूदा सिस्टम जेसीओ के तकनीकी ज्ञान के बिना चल ही नहीं सकता। रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करने से लेकर एन्क्रिप्शन तक सब कुछ जेसीओ ही संभालते हैं। असंभव? मीरा ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, अगर युद्ध के दौरान सिग्नल हवलदार शहीद हो जाए तो क्या तुम युद्ध छोड़ दोगे? एक कमांडर के तौर पर तुम्हें वह सब कुछ आना चाहिए जो तुम्हारे मातहत करते हैं। यह मेरा सिद्धांत है। उसने कर्नल अजय वर्मा की ओर देखा। कर्नल अजय, अभी तुरंत यह आदेश पूरी रेजिमेंट और बटालियनों तक पहुंचाओ। सिचुएशन रूम से सभी जवानों को हटा दो। अब से डिवीजन कमांड और कंट्रोल सिर्फ अधिकारियों के दम पर चलेगा। जी मैडम। अजय वर्मा ने आदेश दोहराया और बाहर भागा। कॉन्फ्रेंस रूम में बचे हुए अधिकारी हताश थे। मीरा ने उठते हुए अंतिम बात कही, मुझे उम्मीद है या तो यह साबित होगा कि तुम कितने नाकारा हो, या यह कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। नतीजा सूरज ढलने से पहले आ जाएगा। जैसे ही मीरा कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली, अधिकारियों ने एक साथ सांस छोड़ी, लेकिन सांस लेने का भी समय नहीं था।
नरक का दरवाजा खुलने वाला था। 30 मिनट बाद डिवीजन सिचुएशन रूम नजारा देखने लायक था। कुशलता से सिचुएशन बोर्ड पर मार्किंग करने वाले ऑप्स क्लर्क जा चुके थे। कीबोर्ड पर टाइप करने वाले क्लर्क जा चुके थे। संचार उपकरण संभालने वाले जेसीओ भी अपना सामान पैक करके जा चुके थे। खाली सिचुएशन रूम में सिर्फ सीनियर और जूनियर अधिकारी अकेले रह गए थे। अरे, यह रेडियो सेट ऑन कैसे होता है? पावर बटन कहाँ है? एन्क्रिप्शन मशीन में एरर आ रहा है, इसे रीसेट कैसे करें? सिचुएशन बोर्ड पर मार्कर पेन नहीं चल रहा है। सप्लाई सूबेदार कहाँ है? ओहो, वह तो है ही नहीं। धत तेरे की। जो अधिकारी आमतौर पर हाथ पीछे बांधकर सिर्फ हुक्म चलाते थे, वे अब घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। मशीनों से बीप की आवाजें लगातार आ रही थीं और फोन की घंटियां बज रही थीं, लेकिन उन्हें उठाना नहीं आ रहा था। विक्रम कोने में पसीने से लथपथ एक पुराने रेडियो सेट से जूझ रहा था। उसे नीचे की बटालियनों से संपर्क साधना था, लेकिन वह फ्रीक्वेंसी सेट करना बहुत पहले ही भूल चुका था। चर्र चर्र, ये बेस है, ये बेस है। अरे, आवाज क्यों नहीं आ रही? उसने रेडियो सेट पर जोर जोर से हाथ मारा। सिचुएशन रूम के शीशे के पार से मीरा उसे हाथ बांधे देख रही थी। उसकी आंखें किसी ऐसे सर्जन की तरह थीं जो सड़े हुए अंग को काट रहा हो, या किसी ऐसे सम्राट की तरह जो अपने जलते हुए साम्राज्य को देख रहा हो। शुरू हो गया कठपुतलियों का नाच। उसकी अकेली आवाज सिचुएशन रूम के शोर में खो गई। लेकिन असली तकलीफ तो अब शुरू होनी थी। जब रात होगी तो पहाड़ी इलाके की संचार बाधाएं और ठंड उन्हें घेर लेगी। जेसीओ के मजबूत कवच के बिना ये नंगे अधिकारी एक भयानक रात का इंतजार कर रहे थे। लद्दाख में सर्दियों का दिन छोटा होता है। शाम 5 बजे के बाद ही चारों ओर अंधेरा छाने लगा और जल्द ही पूरी यूनिट को घने अंधेरे ने निगल लिया। तापमान तेजी से गिर गया, 0 से 28 डिग्री नीचे। हड्डियों को कंपा देने वाली हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। डिवीजन कमांड पोस्ट की गर्मी भी गायब हो गई थी। आमतौर पर मेंटेनेंस जेसीओ पहले से ही कैरोसिन बुखारी हीटर चालू कर देते थे और बड़े हीटरों में तेल भर देते थे, जिससे जगह गर्म रहती थी। लेकिन अब यह एक कोल्ड स्टोरेज जैसा था। उफ, बहुत ठंड है। अरे, कोई बुखारी तो जलाओ, ऑप्स चीफ ने मुंह से सफेद भाप छोड़ते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। सर, बुखारी में तेल नहीं है, एक कैप्टन ने बुखारी के टैंक को लात मारकर जवाब दिया। खाली टिन की आवाज गूंजी, तो तेल लेकर आओ। लॉजिस्टिक्स चीफ, तेल कहाँ है? ऑप्स चीफ ने विक्रम पर चिल्लाया। कोने में रेडियो से जूझ रहे विक्रम ने दुखी चेहरा बनाकर सिर उठाया। सर, मुझे कैसे पता होगा कि तेल का ड्रम कहाँ रखा है? यह काम तो हमेशा सप्लाई सूबेदार ही करता था, और स्टोर की चाबी भी एडमिन सूबेदार के पास है, जो जा चुका है। क्या? तो क्या हम इस ठंड में जमकर मर जाएं? ऊंची आवाजें गूंजने लगीं। जो अधिकारी आमतौर पर एक दूसरे को भाई कहकर बुलाते थे, उनकी दोस्ती ठंड के सामने कागज की तरह बिखर गई। अंत में कुछ जूनियर अधिकारी बाहर गए और एक स्टोर का दरवाजा तोड़कर तेल का ड्रम घसीट कर लाए। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। किसी को भी पुरानी कैरोसिन बुखारी को जलाना नहीं आता था। वे नए जमाने के हीटरों के आदी थे, जो एक बटन दबाने से चालू हो जाते थे। उनके लिए इस पुरानी बुखारी को जलाना, जिसकी बाती को एडजस्ट करना पड़ता था और हाथ से जलाना पड़ता था, किसी आधुनिक मशीन से भी ज्यादा मुश्किल था। हटो, मैं कोशिश करता हूं, विक्रम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे बढ़कर कहा। उसने लाइटर जलाया और बाती के पास ले गया। भड़क, आग बाती के बजाय नीचे गिरे हुए तेल में लग गई। आग, आग, बुझाओ, जल्दी बुझाओ। कमांड पोस्ट तुरंत काले धुएं से भर गया। आग बुझाने वाले यंत्र को ढूंढकर स्प्रे करने में अफरा तफरी मच गई और अधिकारियों के चेहरे कालिक से काले हो गए। आग तो बुझ गई, लेकिन बुखारी खराब हो गई। अब उन्हें 0 से नीचे के तापमान में पूरी रात गुजारनी थी। भूख भी लगने लगी थी। रात के खाने का समय हो गया था, लेकिन लंगर के जवानों की मदद भी बंद थी। मेस में चावल का एक दाना भी नहीं था। राशन, राशन खाते हैं। कोई पुराने इमरजेंसी राशन के पैकेट ले आया। यह नए वाले नहीं थे जिनमें गर्म पानी डालना होता था, बल्कि पुराने वाले थे जिनमें जमे हुए चावल के दानों को चबाना पड़ता था। सख्त चॉकलेट और चावल चबाते हुए अधिकारी चुप थे। उनके जबड़े दुख रहे थे और गला सूख रहा था। विक्रम जमे हुए मांस का एक टुकड़ा चबाते हुए अपने आंसू पी गया। कल तक वह गर्म ऑफिसर
मेस में जवानों द्वारा परोसा गया खाना खा रहा था और खाने में नुक्स निकाल रहा था। उसे अपनी इस दयनीय हालत पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक तीखी चरमराहट के साथ रेडियो बजा। चर, यह टाइगर हिल पोस्ट है। बेस, सुन रहे हो? ओवर। यह नीचे की एक रेजिमेंट का कॉल था। सिग्नल ऑफिसर ने घबराकर माइक पकड़ा। हाँ, यह बेस है, साफ सुन रहा है। बोलो, आज का कोड वर्ड बताओ। ओवर। सिग्नल ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ गया। कोड वर्ड, रोज बदलने वाला गुप्त शब्द। आमतौर पर सिचुएशन रूम के कोने में एक क्लर्क इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता था, लेकिन अब बोर्ड खाली था। अरे, आज का कोड वर्ड क्या है? किसी के पास सिग्नल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन 100 है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चूंकि सुरक्षा दस्तावेज संभालने वाला जेसीओ नहीं था, इसीलिए किसी को भी तिजोरी का पासवर्ड नहीं पता था और न ही किसी ने कोड वर्ड की लिस्ट ली थी। चर, बेस, अगर कोड वर्ड नहीं पता तो तुम्हें दुश्मन माना जाएगा। हम संपर्क तोड़ रहे हैं। ओवर। रुको रुको, अरे पागलों, मैं ऑप्स चीफ बोल रहा हूं। मेरी आवाज नहीं पहचानते? अधिकारी ने चिल्लाया, लेकिन रेडियो बंद हो गया। संचार टूट गया। आधुनिक युद्ध में संचार टूटने का मतलब था आंखें और कान खो देना। सिचुएशन रूम में खौफ छा गया। तभी दरवाजा खुला। ठंडी हवा के साथ मीरा अंदर आई। उसने मोटे पारका पहने अधिकारियों के विपरीत सिर्फ एक पतली फील्ड जैकेट पहनी हुई थी। फिर भी उसे ठंड लगने का कोई संकेत नहीं था। उसने कालिक से स्नेह अधिकारियों के चेहरों, जमीन पर बिखरे राशन के कचरे और बंद पड़े रेडियो को धीरे धीरे देखा। यह तो किसी शरणार्थी शिविर जैसा लग रहा है। उसके एक वाक्य ने अधिकारियों को शर्म से पानी पानी कर दिया। मीरा सिचुएशन बोर्ड के पास गई। एक खाली नक्शा, उस पर बेतरतीबी से खींची गई कुछ लकीरें। उसने अपनी जीभ चटकाई और एक पॉइंटर उठाया। लॉजिस्टिक्स चीफ। कोने में दुबके हुए विक्रम चौंक कर खड़ा हो गया। उसके पैर में ऐंठन आ गई थी, जिससे वह लड़खड़ा गया। जी मैडम, मेजर विक्रम सिंह राठौर, अभी हमारी डिवीजन की अतिरिक्त गोला बारूद वाली गाड़ियों की लोकेशन क्या है? नक्शे पर दिखाओ। विक्रम पसीना पोंछते हुए नक्शे के पास गया। आमतौर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले आइकन देखने के आदी, कागज के नक्शे को देखकर उसकी आंखें चकरा गईं। कंटूर लाइनें कैंचुओं की तरह लग रही थीं और निर्देशांक किसी विदेशी भाषा की तरह। अभी वे सप्लाई रूट पर हैं, लगभग यहां। उसने पॉइंटर से नक्शे पर एक जगह दिखाई। यह लेह के पास एक सड़क थी। मीरा ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, वहां? जी मैडम, तुमने कभी नक्शा पढ़ना सीखा है? मीरा ने उससे पॉइंटर छीन लिया और विक्रम द्वारा दिखाई गई जगह पर कंटूर लाइनों को थप्पत पाया। यह एक खाई है, एक चट्टान। कंटूर लाइनों के बीच की दूरी नहीं दिख रही। तुम्हारे हिसाब से तो हमारी 50 गोला बारूद की गाड़ियां अभी चट्टान से नीचे कूद रही हैं। विक्रम का चेहरा काला पड़ गया। और तुमने निर्देशांक भी गलत पढ़े हैं। तुम्हारे बताए गए निर्देशांक यहां से 20 किलोमीटर उत्तर में हैं, एक नागरिक प्रतिबंधित क्षेत्र में। क्या तुम हमारा गोला बारूद दुश्मन को देने का इरादा रखते हो? यह एक बेइज्जती थी, वह भी सभी जूनियर अधिकारियों के सामने एक क्रूर सार्वजनिक अपमान। विक्रम अपना सिर नहीं उठा सका। यह तुम्हारी काबिलियत। मीरा ने पॉइंटर को मेज पर रख दिया। मशीन के बिना तुम रास्ता नहीं ढूंढ सकते, मातहतों के बिना तुम खाना नहीं खा सकते और ठंड के सामने कांपते हो। और फिर भी कंधों पर इतना घमंड। उसने अपनी ठंडी आंखों से अधिकारियों को घूरा। अगर यह असली लड़ाई होती तो तुम सब अब तक मर चुके होते। नहीं, तुम्हारी वजह से हजारों बेगुनाह सैनिक मारे जाते। शर्म करो। तभी बाहर से एक जोरदार सायरन की आवाज आई। यह हवाई हमले का अलार्म नहीं था, यह यूनिट की सुरक्षा ड्रिल का सायरन था। दुश्मन की स्पेशल फोर्स ने घुसपैठ की है। मीरा ने लापरवाही से कहा, मैंने आते वक्त संतरी पोस्ट और हथियार डिपो से सारे गार्ड हटा किए थे और दुश्मन की भूमिका निभाने के लिए 10 लोगों की एक टीम भेजी है। अब जाओ और उन्हें खुद रोको। बंदूकें उठाओ और दौड़ो। अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। डिवीजन मुख्यालय की रक्षा अब अधिकारी खुद करेंगे? मैडम, हम कमांडर हैं, बिना सैनिकों के सीधे लड़ाई में उतरना। कर्नल अजय वर्मा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मीरा की आंखों ने उसे चुप करा दिया। अगर मेरे जवान नहीं हैं तो मैं खुद लड़ता हूं। यही एक फौजी की पहचान है। कमांडर होने का मतलब पीछे छिपना नहीं है। जब मैं पैरा एसएफ में थी, अगर मेरे टीम के साथी गिर जाते तो मैं सबसे आगे रहकर गोली चलाती थी। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर मेज पर रखी।
अगर दुश्मन अंदर घुस आया तो तुम सब अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। अधिकारियों ने रोते बिलखते हुए अपने हथियार उठाए और बाहर निकल गए। 0 से 28 डिग्री की ठंड में सितारों और अशोक चक्रों का एक दयनीय मार्च शुरू हो गया। इस बीच बैरकों में इंतजार कर रहे जेसीओ और जवान खिड़की से यह सब देख रहे थे। गर्म कमरे में बैठकर मूंगफली खाते हुए बाहर कांपते हुए पहरा दे रहे अधिकारियों को देखना उनके लिए एक अजीब अनुभव था। वाह, मेजर साहब वहां क्या कर रहे हैं? उन्होंने बंदूक उल्टी पकड़ी है। लॉजिस्टिक्स चीफ को देखो, हेलमेट का पट्टा भी ठीक से नहीं बांध पा रहे हैं। जिन अधिकारियों ने हमेशा उन्हें नीचा दिखाया और अपमानित किया, उन्हें जवानों से भी बदतर हालत में देखना किसी कॉमेडी से कम नहीं था। दिल को सुकून भी मिल रहा है और उन पर तरस भी आ रहा है। हमारे बिना वे सच में कुछ नहीं कर सकते, सूबेदार मेजर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्दों में अपने महत्व की पुष्टि और अक्षम कमांडरों के प्रति दया का मिश्रण था। सुबह के 4 बजे, वह समय जब इंसान सबसे कमजोर होता है। डिवीजन मुख्यालय में तैनात अधिकारी अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। उनके हाथ पैर सुन्न हो गए थे और नाक से बहता पानी जमकर बर्फ बन गया था। विक्रम एक हथियार डिपो के सामने दुबका हुआ था। राइफल इतनी भारी लग रही थी कि उसने उसे जमीन पर रख दिया था और नींद के मारे उसकी पलकें भारी हो रही थीं। मैं एक ईमा ग्रेजुएट होकर यहां ये सब क्यों कर रहा हूं? उसे रोना आ गया। एक एलीट कोर्स से गुजरे उसके लिए यह शारीरिक पीड़ा और अपमान पहली बार था। तभी अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? कोड वर्ड बोलो, विक्रम ने घबराकर अपनी बंदूक उठाते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ इतने जम गए थे कि उसकी उंगली ट्रिगर पर भी नहीं जा रही थी। तुम मर चुके हो मेजर। अंधेरे से जो निकला वह मीरा थी। उसके हाथ में एक लाल मार्कर पेन था। उसने भौंचक के खड़े विक्रम के माथे पर एक एक्स बना दिया। दुश्मन यहां तक आ गया और तुम सो रहे थे। अगर यह असली लड़ाई होती तो तुम्हारा सिर अब तक उड़ चुका होता। विक्रम कुछ नहीं कह सका। उसके पास बहाना बनाने की भी ताकत नहीं थी। मीरा ने अपना रेडियो निकाला और एक सामान्य प्रसारण किया। अभ्यास समाप्त, सब कुछ खत्म, सभी परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हों। नरक जैसी रात खत्म हो गई थी। अधिकारी हारे हुए सैनिकों की तरह परेड ग्राउंड की ओर बढ़ने लगे। कोई भी सही सलामत नहीं था। कोई नाक पोंछ रहा था, कोई लंगड़ा रहा था, कोई अपनी बंदूक को लाठी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। सुबह की हल्की रोशनी में उनकी हालत दयनीय लग रही थी। इसके विपरीत मंच पर खड़ी मीरा कल की तरह ही बिल्कुल व्यवस्थित थी। उसके पीछे बैरकों से आए जेसीओ और जवान खड़े थे, साफ वर्दी, अनुशासित मुद्रा। वे रात भर ठंड में कांपते अधिकारियों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। मीरा ने माइक पकड़ा। पिछली रात 14वीं डिवीजन का कमांड तबाह हो गया। उसकी आवाज परेड ग्राउंड में गूंजी। दुश्मन की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुख्यालय पर कब्जा कर लिया, हथियार डिपो को उड़ा दिया और सभी कमांडरों को या तो मार दिया गया या बंदी बना लिया गया। यह है तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड। अधिकारियों ने सिर झुका लिया। यह एक निर्विवाद सत्य था। कर्नल अजय वर्मा। जी मैडम। जिन जेसीओ और जवानों को तुम नजरअंदाज करते थे, वही लोग हैं जो तुम्हारे उन कामों को रोज चुपचाप करते थे जिनके लिए तुम रात भर संघर्ष करते रहे। संचार लाइनें बिछाना, खाना बनाना, हीटर जलाना, निर्देशांक सेट करना। उनके बिना तुम सिर्फ वर्दी पहने कठपुतलियां थे। मानते हो? मानता हूं मैडम। अजय वर्मा की आवाज बहुत धीमी थी। सुनाई नहीं दिया? मानते हो? मानता हूं मैडम। मैंने इसे बहुत करीब से महसूस किया है। अजय वर्मा जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में अपमान और पश्चाताप के आंसू थे। मेजर विक्रम सिंह राठौर। मीरा ने उसे बुलाया। विक्रम, जिसके माथे पर लाल एक्स बना हुआ था, लड़खड़ाता हुआ आगे आया। कुछ कहना है? विक्रम के होंठ कांपे। अहंकार, गुस्सा, अपमान, हजारों भावनाएं उमड़ रही थीं, लेकिन अंत में उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकली। कुछ नहीं मैडम, मैं अहंकारी था। यह उसके मुंह से निकला पहला सच्चा आत्मसमर्पण था। ठीक है, मीरा ने सिर हिलाया। तो माफी मांगो उन जेसीओ और जवानों से जिनसे तुमने नौकरों की तरह व्यवहार किया, जिन्हें तुमने नीचा दिखाया। अपने उन साथियों से सिर झुकाकर माफी मांगो जो तुम्हारी जान बचाते हैं। परेड ग्राउंड पर सन्नाटा छा गया। अधिकारी जेसीओ से सामूहिक रूप से माफी मांगेंगे? सेना के इतिहास में यह अनसुनी बात थी, लेकिन मीरा की आंखों में कोई समझौता नहीं था। कर्नल अजय वर्मा ने पहला कदम उठाया।
वह सूबेदार मेजर के पास गया और उसने गहरा झुककर प्रणाम किया। मुझे माफ कर दीजिए और धन्यवाद सूबेदार मेजर साहब, मैं भूल गया था कि हमारी यूनिट आपकी वजह से चलती है। सूबेदार मेजर हैरान था। नहीं नहीं कर्नल साहब, सिर उठाइए। जैसे ही कर्नल ने सिर झुकाया, बाकी स्टाफ अधिकारी भी एक एक करके जेसीओ के सामने सिर झुकाने लगे। अंत में विक्रम बचा था। वह कांपते कदमों से एडमिन सूबेदार के पास गया, वही आदमी जिसे वह हमेशा अरे सूबेदार कहकर कॉफी लाने का आदेश देता था। विक्रम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन यह एक स्पष्ट माफी थी। सूबेदार ने चुपचाप विक्रम को देखा और फिर शांति से एक सैल्यूट किया। यह एक विजेता की उदारता थी। इसी के साथ यह अभ्यास समाप्त होता है। मीरा की आवाज ने समापन किया, लेकिन लॉजिस्टिक्स चीफ मेजर विक्रम सिंह राठौर को छोड़कर। विक्रम चौंक कर सिर उठाया। तुम्हें आज से डिवीजन मुख्यालय के लॉजिस्टिक्स चीफ के पद से हटाया जाता है। कल से तुम भैरव पीक फॉरवर्ड पोस्ट पर रिपोर्ट करोगे। मैडम, भैरव पीक। लेकिन वहां विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। भैरव पीक डिवीजन के भीतर सबसे कठिन और सबसे ठंडी पोस्ट। वहां गाड़ी भी नहीं जा सकती थी और सप्लाई का सामान इंसानों को खुद ढोना पड़ता था। जहां 4 से ज्यादा सीढ़ियां थीं, वहां बैठकर कागजी काम करने की मत सोचना। तुम्हारी पोस्ट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ऑफिसर की है। जवानों के चावल, केरोसिन सब कुछ अपनी पीठ पर लाद कर ले जाओ। महसूस करो कि जवान कितनी ठंड और भूख में ड्यूटी करते हैं। क्या मुझे सामान ढोने के लिए कह रही हैं? मैं एक मेजर हूं, एक अधिकारी कैसे? अगर नहीं करना है तो अपनी वर्दी उतार दो अभी। मीरा की ठंडी आवाज के सामने विक्रम चुप हो गया। उसके पैर जवाब दे गए और वह वहीं बैठ गया। 0 से नीचे की ठंड में भारी बोझ उठाकर हजारों सीढ़ियां चढ़ने का नरक उसकी आंखों के सामने आ गया। सुबह का सूरज पूरी तरह से निकल आया था। लद्दाख का बर्फ से ढका परेड ग्राउंड लाल धूप में चमक रहा था। एक ठंडी और लंबी रात के बाद 14वीं डिवीजन में एक बिल्कुल नई सुबह आई थी। अधिकारियों के कंधों से घमंड उतर चुका था और जेसीओ के चेहरों पर गर्व था। मीरा ने यह सब चुपचाप देखा और फिर मुख्यालय की इमारत की ओर मुड़ गई। उसके पीछे एकता का असली नारा गूंज रहा था। डिवीजन मुख्यालय में हुए अधिकारियों के इस शुद्धिकरण का असर जबरदस्त था। कमांडर मीरा चौहान के आदेश से मुख्यालय का माहौल पूरी तरह बदल गया। क्लर्कों से कॉफी मंगवाने की आदत खत्म हो गई और स्टाफ अधिकारी जेसीओ से सम्मान से बात करने लगे। लेकिन मीरा की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अगर मुख्यालय सिर था तो सीमा की चौकियां हाथ और पैर थीं। सिर साफ हो गया था। अब यह देखने का समय था कि कहीं हाथ पैर ठंड से गल तो नहीं रहे हैं। गाड़ी तैयार करो, भैरव पीक जाना है। उसके सहयोगी ने जल्दी से कहा, मैडम, भैरव पीक का रास्ता भारी बर्फबारी के कारण बंद है। रास्ता बनाते हुए चलेंगे। मुझे अपनी आंखों से देखना है। एक काली कमांड जीप बर्फीले तूफान को चीरती हुई गेट से बाहर निकल गई। लद्दाख के पहाड़ी रास्ते खतरनाक थे। चेन लगे पहिए फिसल रहे थे और गाड़ी हिल रही थी। लेकिन पिछली सीट पर बैठी मीरा बिना हिले नक्शा देख रही थी। 1 घंटे बाद भैरव पीक बटालियन कमांड पोस्ट 10 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर। यहां की हवा मैदान की हवा से बिल्कुल अलग थी। बर्फीली हवा जब भी चलती, कंटीले तार चीखते। मीरा ने बिना किसी सूचना के कमांड पोस्ट का दरवाजा खोला। अंदर से गर्मी और मैगी की महक आई। अरे ऑप्स ऑफिसर, थोड़ा अचार और लाना। बर्फबारी में कप नूडल्स खाने का मजा ही कुछ और है। वह बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल पाठक था। उसने अपनी वर्दी ढीली कर रखी थी और अपने पैर बुखारी पर रखकर मैगी खा रहा था। सिचुएशन रूम के बाकी लोग नजरें चुरा रहे थे, लेकिन कमांडर बेपरवाह था। मीरा उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। जब परछाई पड़ी तो पाठक ने सिर घुमाया। उसके मुंह पर मसाला लगा हुआ था। उसने अपनी चम्मच गिरा दी। पाठक हड़बड़ी में उठने की कोशिश में अपना मैगी का कप गिरा बैठा। गर्म सूप उसकी पैंट पर गिर गया, लेकिन सामने खड़ी डिवीजन कमांडर की ठंडी आंखों का खौफ उससे ज्यादा था। डी डिवीजन कमांडर, मैडम, जय हिंद। आपने आने की सूचना नहीं दी। अगर सूचना देकर आती तो इस मैगी की महक की जगह रूम फ्रेशनर की खुशबू आती। मीरा ने जमीन पर गिरी मैगी को अपने बूट से छुआ। जवान बाहर -30 डिग्री में बर्फ साफ कर रहे हैं।
और कमांडर गर्म बुखारी के पास बैठकर मैगी पार्टी कर रहा है। बड़े मजे हैं। नहीं मैडम, बस थोड़ी भूख लगी थी। पाठक। मीरा की आवाज गहरी हो गई। क्या तुमने आज सुबह संवेदनशील समय पर गश्त की थी? जी मैडम, बिल्कुल की थी। मैंने खुद पूरे सेक्टर का निरीक्षण किया है। पाठक ने बेशर्मी से झूठ बोला। सच तो यह था कि उसने अपने अर्दली को भेजकर गश्ती रजिस्टर पर दस्तखत करवा दिए थे और खुद सोता रहा था। मीरा ने चुपचाप दीवार पर लगे सीसीटीवी मॉनिटर की ओर इशारा किया। वह तीसरी चौकी की सीढ़ियां देखो, घुटनों तक बर्फ जमी है। अगर तुमने सुबह गश्त की होती तो वहां पैरों के निशान होने चाहिए थे, लेकिन स्क्रीन पर देखो, पैरों के निशान तो दूर, किसी जानवर के गुजरने का भी कोई निशान नहीं है। क्या तुम हवा में उड़ते हो? पाठक का चेहरा पीला पड़ गया। मेजर विक्रम सिंह राठौर। मीरा ने पीछे खड़े विक्रम को बुलाया। विक्रम घबराया हुआ आगे आया। जी मैडम, तुम अभी अनुशासनात्मक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हो, है ना? जी मैडम, तुम्हें और लेफ्टिनेंट कर्नल पाठक को अपनी जिम्मेदारियां बांटनी होंगी। पाठक को आज से पद से हटाया जाता है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सामना करना होगा। पाठक के पैरों ने जवाब दे दिया और वह बैठ गया। और मेजर विक्रम। मीरा ने विक्रम को देखा। मैंने सोचा था कि तुम्हें वापस पैरा एसएफ भेज दूं, लेकिन यह पैरा एसएफ का अपमान होगा। तुम यहीं रहोगे। जी मतलब? आज से तुम भैरव पीक बटालियन के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर काम करोगे। दफ्तर में बैठकर कागज चलाने वाले नहीं, बल्कि जमीन पर सप्लाई पहुंचाने वाले। विक्रम की आंखें बड़ी हो गईं। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ऑफिसर कहने को तो अधिकारी, लेकिन असल में यह सप्लाई सूबेदार की मदद करने और सामान ढोने का काम था। यहां 4 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। सुना है मोनोरेल अक्सर खराब रहती है। तुम्हारा वजन कम करने के लिए यह बहुत अच्छा है। जवानों का खाना, बुखारी का तेल, सब अपनी पीठ पर ढो। यही 14वीं डिवीजन के प्रति तुम्हारा प्रायश्चित है। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। -30 डिग्री की ठंड में हजारों सीढ़ियां चढ़ना और उतरना, इससे तो बेहतर था कि उसे जेल हो जाती। अगर मना करोगे तो अपनी वर्दी उतार दो अभी। मीरा की ठंडी आवाज के सामने विक्रम ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगले दिन से विक्रम का नरक शुरू हो गया। भैरव पीक की सीढ़ियां अपनी खड़ी चढ़ाई के लिए कुख्यात थीं। कुछ जगहों पर तो ढलान 70 डिग्री तक थी। सैनिक इसे घुटने तोड़ने वाला रास्ता कहते थे। विक्रम ने अपना मेजर का रैंक हटा दिया और बिना किसी निशान वाले दस्ताने और पुरानी गर्म वर्दी पहन ली। उसकी पीठ पर एक लकड़ी के फ्रेम पिट्ठू पर 20-20 लीटर के कैरोसिन के 2 कनस्तर लदे हुए थे, कुल 40 किलो। आम तौर पर वह इतना वजन उठाने की सोच भी नहीं सकता था। हाफ, यह क्या मजाक है? वह मुश्किल से 10 सीढ़ियां चढ़ा था और उसका दिल फटने को था। अंदर जाने वाली हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस के साथ उसके फेफड़े जम रहे थे। ओए अंकल, वहां खड़े रहोगे तो पीछे वाले कैसे चढ़ेंगे? हटो रास्ते से। पीछे से किसी ने रूखेपन से कहा। वह 20-22 साल का एक हवलदार था। उसने विक्रम को मेजर साहब नहीं कहा। यह डिवीजन कमांडर का आदेश था। विक्रम को एक अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक काम करने वाले के तौर पर माना जाए। हवलदार, मैं फिर भी एक मेजर हूं। यह क्या बदतमीजी है? विक्रम ने हाँफते हुए कहा, लेकिन हवलदार ने हौसकर उसे उड़ा दिया। मेजर जैसा सम्मान चाहिए तो मेजर जैसा काम भी करो। जवान चावल की बोरियां उठाकर ऊपर पहुंचकर वापस भी आ गए और तुम यहां रास्ता रोके खड़े हो। उसकी बात में दम था। बगल से एक नया रंगरूट चावल की बोरी उठाए गिलहरी की तरह गुजर गया। उसका चेहरा पसीने और नाक से बहते पानी से सना था, लेकिन उसकी आंखों में जान थी। विक्रम का चेहरा शर्म से जलने लगा। उसने दांत भींचकर फिर से कदम बढ़ाए। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी। उसके पैर कांप रहे थे और कंधे टूटने को थे। जब मैं लॉजिस्टिक्स चीफ था तो मैंने सप्लाई के कागजों पर कैसे दस्तखत किए थे। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आईं। सर्दियों के लिए क्रैम्पन बर्फ पर चलने वाले जूते, पिछले साल का स्टॉक बचा है, नया खरीदने की जरूरत नहीं। गर्म दस्ताने, बजट नहीं है, इंतजार करने को कहो। जिन सस्ते क्रैम्पनों को उसने बजट बचाने के लिए खारिज कर दिया था, वही अब उसके बूटों के नीचे लगे थे। उनमें जंग लग गई थी और कीलें घिस गई थीं, जिससे वह बर्फीली सीढ़ियों पर बार बार फिसल रहा था। विक्रम फिसलकर घुटने के बल गिरा। दर्द से उसकी चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे घुटने की हड्डी टूट गई हो, लेकिन किसी ने भी उसे उठाने में मदद नहीं की। उठिए,
अभी बहुत रास्ता बाकी है। एडमिन सूबेदार ने ठंडेपन से उसे देखा। यह वही सूबेदार था जिसे विक्रम दफ्तर में बैठकर कॉफी लाने का आदेश देता था। सूबेदार साहब, मेरी मदद कीजिए, बहुत मुश्किल हो रहा है, विक्रम ने गिड़गिड़ाया। सूबेदार ने एक लंबी सांस ली और बस विक्रम का पिट्ठू उठाने का नाटक किया। मेजर साहब, याद है पिछले साल जब मैंने कहा था कि फॉरवर्ड पोस्ट पर हीटिंग का तेल कम है, तो आपने क्या कहा था? अरे तेल बचाने को कहो, अनुशासन ढीला हो गया है, तभी ठंड की शिकायत कर रहे हैं। सूबेदार की बात सुनकर विक्रम कुछ नहीं कह सका। आज जो तेल आपकी पीठ पर है, उसी एक कनस्तर के बिना जवान रात भर कई परतें पहनकर कांपते हुए सोते हैं। अब समझ में आया कि यह वजन कितना भारी है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। यह ठंड की वजह से नहीं थे, यह शर्म की वजह से थे। उसे एहसास हो रहा था कि जिन आंकड़ों को वह कलम चलाकर काट देता था, वे जमीन पर जवानों की तकलीफ थे। वह फिर से उठा। उसका घुटना टूट रहा था, लेकिन उसने दांत भींचकर चलना जारी रखा। उस रात विक्रम चौकी के एक कोने में बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। रात के खाने में जमी हुई रोटी और ठंडी सब्जी थी। पहले होता तो वह थाली फेंक देता, लेकिन अब तो यह भी नसीब नहीं हो रहा था। मेजर जनरल मीरा चौहान, यही चाहती थीं आप? वह अपने सूजे हुए पैरों को सहलाते हुए सोच रहा था। पैरा CF न भेजने का कारण शारीरिक पीड़ा से ज्यादा मानसिक प्रायश्चित। जवानों के साथ जमीन पर रहकर अपनी अक्षमता का सामना करना, यह क्रूर था, लेकिन सबसे असरदार सबक था। एक हफ्ते बाद घना अंधेरा, भैरव पीक पर घना कोहरा था। दृश्यता 5 मीटर से भी कम थी। विक्रम अभी भी अपनी पीठ पर पिट्ठू लादे रात की सप्लाई ड्यूटी पर था। आज उसे खराब हुई सर्चलाइट के लिए बल्ब पहुंचाने थे। तभी एक तीखी गोली चलने की आवाज ने कोहरे को चीर दिया। विक्रम सहज रूप से जमीन पर लेट गया। दुश्मन सामने, संदिग्ध हलचल। चौकी कमांडर की चीख के साथ ही इमरजेंसी अलार्म बज उठा। यह कोई अभ्यास नहीं था, यह असली स्थिति थी। दुश्मन के घुसपैठियों ने कोहरे का फायदा उठाकर बाड़ काटने की कोशिश की थी और पकड़े गए थे। धड़ धड़ धड़। हमारी चौकी से मशीन गन ने आग उगलना शुरू कर दिया। दुश्मन ने भी जवाब दिया। गोलियां चट्टानों से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं। आह! विक्रम के ठीक बगल में खड़ा हवलदार कंधे पर हाथ रखकर गिर गया। यह दुश्मन की स्नाइपर की गोली थी। हवलदार, ठीक हो? विक्रम घबराकर उसकी ओर दौड़ा। हवलदार के कंधे से खून बह रहा था। मेजर साहब, गोलियां, गोलियां। हवलदार ने दर्द में भी अपनी उंगली से पीछे की ओर इशारा किया। मशीन गन पोस्ट पर गोलियां खत्म हो रही थीं। सप्लाई का रास्ता दुश्मन की गोलीबारी के कारण बंद था। विक्रम डर से कांप रहा था। वह भाग जाना चाहता था। वह एक लड़ाकू सैनिक नहीं था और अभी वह सजा के तौर पर एक कुली का काम कर रहा था। अगर वह यहीं लेटा रहता तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अब समझ में आया कि यह वजन कितना भारी है। सूबेदार के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसे खून बहते हवलदार की आंखें दिखीं। वही हवलदार जो उसे नजरअंदाज करता था, अब उस पर भरोसा करके गोलियां मांग रहा था। धत तेरे की! विक्रम ने गाली देते हुए उठा। उसने अपने पिट्ठू से बल्ब का डिब्बा फेंक दिया और बगल में रखे अतिरिक्त गोलियों के 2 बक्से उठाए, हर एक 20 किलो का। कवरिंग फायर दो, मैं जा रहा हूं, विक्रम चिल्लाया। यह चीख जैसी थी। उसने गोलियों के बक्से दोनों हाथों में उठाए और दौड़ना शुरू कर दिया। फिस फिस! गोलियां उसके कान के पास से गुजर गईं। उसके पैर जवाब देने वाले थे, लेकिन रुका तो मरूंगा, यह सोचकर वह पागलों की तरह दौड़ा। वह कौन है? विक्रम साहब हैं। फायर करो, उन्हें कवर करो। हमारी चौकी से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। विक्रम ने अपनी सांसों को फूलते हुए महसूस किया और मशीन गन पोस्ट की ओर छलांग लगा दी। धड़ाम! वह कीचड़ में गिरते हुए गोलियों के बक्से आगे बढ़ाए। हाफ हाफ, ये लो। गनर ने हैरान होकर विक्रम को देखा। पसीने और मिट्टी से सना एक मोटा आदमी, लेकिन इस पल वह दुनिया का सबसे भरोसेमंद साथी था। धन्यवाद साहब। खटाक! धड़ धड़ धड़! मशीन गन ने फिर से आग उगलना शुरू कर दिया। जबरदस्त गोलाबारी के सामने दुश्मन का हौसला टूट गया और वे भागने लगे। तभी रेडियो पर एक शांत आवाज आई। सामने 11 बजे की दिशा में ग्रेनेड फेंकने की तैयारी करो। मैं रोशनी के लिए फ्लेयर दाग रही हूं। यह मीरा थी। वह न जाने कब बटालियन कमांड पोस्ट पहुंचकर स्थिति को संभाल रही थी। पोंग! आसमान में एक फ्लेयर फटा और दिन जैसी रोशनी हो गई। भागते हुए दुश्मनों की स्थिति साफ नजर आ रही थी। फायर!
एक साथ हुई गोलीबारी के साथ ही स्थिति समाप्त हो गई। सभी घुसपैठिए मारे गए। हमारी तरफ कोई हताहत नहीं हुआ। स्थिति सामान्य होने पर मीरा मौके पर पहुंची। उसने हेलमेट और कॉम्बैट जैकेट पहनी हुई थी। एक परफेक्ट कमांडर। जवानों ने खुशी से उसका स्वागत किया। मीरा ने घायल हवलदार को देखने के बाद कोने में दुब के विक्रम के पास गई। विक्रम मिट्टी से सना हुआ हाँफ रहा था। उसके हाथ छिल गए थे और खून निकल रहा था। मीरा ने उसे नीचे देखा। भागे नहीं। विक्रम ने मुश्किल से सिर उठाया। पैर इतने कांप रहे थे कि भाग नहीं सकता था। मैडम, उसने मजाक में जवाब दिया। मीरा के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। अब समझ आया कि सप्लाई पहुंचाना कितना जरूरी है। बहुत अच्छे से। मैडम, एक गोली का बक्सा मेरी जान से ज्यादा कीमती है। मीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उठो, तुम्हारी वजह से मशीन गन पोस्ट बची। आज का काम अच्छा था। विक्रम ने हैरान होकर उसका हाथ पकड़ा। डिवीजन कमांडर का हाथ खुरदुरा लेकिन गर्म था। आस पास के सैनिकों और जेसीओ की नजरें विक्रम के लिए बदल गई थीं। अब वे उसे एक नाकारा या भ्रष्ट अधिकारी के तौर पर नहीं देख रहे थे। वह एक साथी था जिसने उनके साथ मौत का सामना किया था। यह सम्मान की नजर विक्रम के लिए किसी भी मेडल से ज्यादा कीमती थी। मुख्यालय वापस लौटने पर दो बनकिल, तुम्हारे लॉजिस्टिक्स चीफ के पद पर दोबारा विचार किया जाएगा, लेकिन एक शर्त है। मीरा ने उसकी वर्दी से धूल झाड़ते हुए कहा, आज के बाद हर सप्लाई योजना जमीनी हकीकत देखने के बाद ही पास होगी। अगर फिर से सिर्फ कागजों पर काम करते पकड़े गए तो इस बार सच में पैरास्फेज दूंगी। जी मैडम, याद रखूंगा। जमीनी जांच, हमेशा जमीनी जांच करूंगा। विक्रम ने अटेंशन होकर जोर से जवाब दिया। उसकी आवाज में पहले वाला घमंड नहीं बल्कि एक ठोस दृढ़ता थी। भैरव पीक की सुबह की हवा अभी भी ठंडी थी, लेकिन 14वीं डिवीजन की सीमा पहले से कहीं ज्यादा गर्म थी। वहां असली सैनिक खड़े थे, एक जनरल से लेकर एक रंगरूट तक और एक सुधरा हुआ मेजर तक। सब एकता के एक पल में एक साथ थे। लद्दाख की सर्दियां लंबी और कठोर थीं, लेकिन कोई भी सर्दी हमेशा के लिए नहीं रहती। भैरव पीक की घाटियों में जमी बर्फ पिघलकर झरनों में बहने लगी और कंटीले तारों के पास के पेड़ों पर हरी हरी कोंपलें फूटने लगीं। बसंत आ गया था। 14वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्यालय का नजारा पिछली सर्दियों से बिल्कुल अलग था। सर, 11वीं डिवीजन के डिपो से नए विंटर बूट्स आ गए हैं। कृपया संख्या की जांच कर लें। सप्लाई एडमिन सूबेदार ने पसीना पोंछते हुए कहा। पहले जहां लॉजिस्टिक्स चीफ सोफे पर लेटे टीवी देख रहे होते थे, वह जगह खाली थी। अरे सूबेदार साहब, आ गए? एक मिनट, मैं स्टोर में हूं। आवाज अंदर के स्टोर से आई। वर्क ड्रेस और दस्ताने पहने एक आदमी धूल में सना हुआ बाहर आया। वह मेजर विक्रम सिंह राठौर था। उसका पेट काफी अंदर चला गया था और उसका गोरा चमकता चेहरा बसंत की धूप में तपकर एक स्वस्थ तांबे जैसा हो गया था। मैंने खुद गिने हैं 250 जोड़ी, बिल्कुल सही। साइज के हिसाब से भी ठीक हैं। बहुत मेहनत की। विक्रम ने सूबेदार को एक ठंडा पेय दिया। अरे नहीं सर, आपने खुद लोडिंग का काम किया? अपना काम तो करना ही पड़ेगा। और मैंने देखा था कि 3री रेजिमेंट के जवानों के बूट बहुत खराब हो गए थे। यह नया स्टॉक पहले उन्हें भेजते हैं। मैं खुद जाकर देखूंगा कि साइज ठीक है या नहीं। सूबेदार ने मजाक में हंसते हुए कहा, सर, ऐसे तो हम सप्लाई वालों की नौकरी चली जाएगी। आप जमीनी हकीकत इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि हम कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, मजाक मत करो। तुम्हारे बिना यह डिवीजन ठप हो जाएगी, यह मैं सबसे बेहतर जानता हूं। चलो, दोपहर का खाना मेरी तरफ से। छोले भटूरे कैसे रहेंगे? दोनों भाई की तरह कंधे पर हाथ रखकर दफ्तर से बाहर निकल गए। गलियारे से गुजरते हुए जूनियर अधिकारियों ने विक्रम को सम्मान से सैल्यूट किया। यह सिर्फ रैंक के लिए एक औपचारिक सैल्यूट नहीं था, बल्कि एक असली सैनिक के प्रति सम्मान था। दोपहर 2 बजे डिवीजन परेड ग्राउंड, मेजर जनरल मीरा चौहान की अध्यक्षता में सम्मान समारोह हो रहा था। मंच के नीचे सभी जवान कतार में खड़े थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। कमांडरों के प्रति अविश्वास की धुंधली नजरें गायब हो गई थीं और हमारी डिवीजन कमांडर असली है का गर्व था। उद्घोषक ने माइक पकड़ा। अब सम्मान पत्र प्रदान किए जाएंगे। लॉजिस्टिक्स विभाग, मेजर विक्रम सिंह राठौर। विक्रम मंच की ओर दौड़ा। अनुशासित कदम, गूंजती आवाज। पिछली सर्दियों का हांफता हुआ मोटा मेजर कहीं नहीं था। मीरा ने उसे सम्मान पत्र दिया। बधाई हो मेजर, यह तुमने कलम से नहीं बल्कि पसीने से कमाया है। धन्यवाद।
मैडम, यह सब आपकी शिक्षा की वजह से है। विक्रम की आंखें नम हो गईं। मीरा ने उसके सीने पर सम्मान पत्र लगाते हुए धीरे से कहा, भैरव पीक पर पिट्ठू ढोते वक्त से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। वजन दोबारा मत बढ़ाना। जी मैडम, याद रखूंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। यह एक ऐसा बंधन था जिसे केवल वही समझ सकते थे जिन्होंने साथ में मौत का सामना किया हो। इसके बाद माहौल बदल गया। अब अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम की घोषणा की जाएगी। मंच के बगल से मिलिट्री पुलिस एक आदमी को लेकर आई। उसकी वर्दी से रैंक के चिन्ह उखाड़ दिए गए थे। एक दयनीय दृश्य। वह भैरव पीक का पूर्व बटालियन कमांडर पाठक था। उसे पिछली कार्रवाई में विफलता, कर्तव्य में लापरवाही और झूठी रिपोर्टिंग के लिए पद से हटा दिया गया था और अनुशासनात्मक समिति ने उसे कड़ी सजा दी थी। मीरा ने माइक पकड़ा और जवानों की ओर मुड़ी। एक फौजी सम्मान के लिए जीता है, लेकिन जो अपने मातहतों के खून और पसीने को बेचकर अपनी जेब भरता है, उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। उसकी आवाज बसंत की हवा में भी बर्फीली थी। पूर्व बटालियन कमांडर पाठक ने एक कमांडर के रूप में अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को त्याग दिया और जवानों की तकलीफों को नजरअंदाज किया। इसीलिए अनुशासनात्मक समिति ने उसे अपमानजनक रूप से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। वह अब एक सैनिक नहीं है। उसे तुरंत इस बेस से बाहर निकाला जाए। पाठक अपना सिर नहीं उठा सका। जवानों के सामने मिलिट्री पुलिस द्वारा घसीटकर बाहर निकाले जाने का अपमान यह मौत की सजा से भी बदतर था। यह देख रहे अधिकारियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। काम नहीं आता तो सीख सकते हो, लेकिन अगर अपने मातहतों को छोड़ दिया तो तुम खत्म हो। मीरा का यह सिद्धांत उनकी हड्डियों में उतर गया। समारोह के बाद शाम के समय मीरा अपने दफ्तर की खिड़की पर खड़ी 14वीं डिवीजन को देख रही थी। खिले हुए चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे जवान और अधिकारी मिलकर वॉलीबॉल खेल रहे थे। बिना रैंक के हंसते खेलते उनके चेहरों पर असली शांति थी। खट खट, दरवाजे पर दस्तक के साथ विक्रम अंदर आया। ट्रे में 2 कप कॉफी थी। मैडम, क्या आपके पास थोड़ा समय है? मैं कॉफी लाया हूं। मीरा ने मुस्कुराया। तुम्हारी लाई हुई कॉफी अगर पिछली बार की तरह जमीन पर फेंकने लायक है तो मुश्किल होगी। अरे नहीं मैडम, इस बार परफेक्ट रेशियो में बनाई है। एडमिन सूबेदार से स्पेशल क्लास ली है। विक्रम ने हौंसते हुए कॉफी के कप मेज पर रखे। मीरा सोफे पर बैठकर कॉफी का एक घूंट लिया। मीठी और गर्म, अच्छी है, शुक्र है। विक्रम सीधे खड़े होकर कुछ देर हिचकिचाया और फिर बोला, मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। शुरू में मैं आपसे बहुत नाराज था। मैं सोचता था कि आप सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बना रही हैं। मैंने ऐसा क्या गलत किया? मुझे लगा कि आप पैरा सीएफ से हैं, इसीलिए रौब जमा रही हैं। मीरा चुपचाप सुनती रही। लेकिन भैरव पीक पर जब मैंने जवानों को बिना गर्म कपड़ों के कांपते देखा और जब गोलियां चल रही थीं और मेरे जैसा आदमी पर भरोसा करके एक जवान ने गोलियां मांगी, तब मुझे समझ आया। विक्रम की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। यह वर्दी जो मैंने पहनी है, यह कंधे पर लगे सितारे, यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। देर से ही सही, लेकिन मुझे इंसान बनाने के लिए धन्यवाद मैडम। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। विक्रम ने गहरा झुककर सैल्यूट किया। यह एक कमांडर के प्रति सम्मान से बढ़कर एक गुरु के प्रति आभार था। मीरा उठी और खिड़की के पास गई। मैं भी तुम्हारी आभारी हूं मेजर। उसकी बात सुनकर विक्रम ने सिर उठाया। सच कहूं तो मैं भी डरी हुई थी। क्या मैं बहुत ज्यादा कठोर हो रही हूं? अगर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या होगा? लेकिन तुम्हें बदलते हुए देखकर मुझे यकीन हो गया। हर फौजी के दिल में एक चिंगारी होती है। मीरा ने खिड़की के बाहर जवानों की ओर इशारा किया। उन्हें देखो, कितने खूबसूरत हैं। हम उनकी जवानी को दांव पर लगाकर इस देश की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें और वो भी गंभीर होना होगा। रैंक का वजन नहीं, जिम्मेदारी का वजन भारी होना चाहिए, समझे? जी मैडम, याद रखूंगा। जाओ अब, सूबेदार साहब तुम्हें ढूंढ रहे थे। पार्टी के बिल का भुगतान करवाना है। ये लोग फिर से मेरी जेब खाली करने वाले हैं। ठीक है मैडम, जय हिंद। विक्रम ने एक ऊर्जावान सैल्यूट किया और चला गया। दफ्तर में अकेली बची मीरा ठंडी होती कॉफी को देख रही थी। मेज के कोने में रखी एक तस्वीर पर उसकी नजर गई, जिसमें वह अपने पैरा एसएफ के साथियों के साथ थी। मिट्टी से सने हंसते हुए युवा दिन। देख रहे हो, मैं अच्छा काम कर रही हूं, बिना शर्मिंदा हुए। उसने तस्वीर में अपने साथियों से चुपचाप बात की। बाहर अंधेरा हो रहा था, लेकिन 14वीं डिवीजन में अंधेरा नहीं था।
बेस की रोशनी से ज्यादा चमकदार उन सैनिकों की आंखें थीं जो अपनी जगह पर चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। मीरा ने अपनी वर्दी पहनी और टोपी लगाई। आईने में भारतीय सेना की मेजर जनरल मीरा चौहान। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ और दृढ़ थीं। उसने दफ्तर की बत्ती बंद की और बाहर निकल गई। गलियारे के अंत से ड्यूटी ऑफिसर की गूंजती हुई रिपोर्ट सुनाई दी। जय हिंद मैडम। सीमा पर सब शांत है। वह आवाज लद्दाख के रात के आसमान में ऊंची गूंज उठी।